साहिल और अमतल दोनों अपने घर से झूठ बोलकर अपने एक दोस्त के यहाँ दावत पर रवाना हुए थे। दोनों कॉलेज स्टूडेंट थे और कॉलेज का ही बोलकर अमतल तो अपने घर से निकली थी, लेकिन साहिल तो कुछ झूठ बोलकर ही घर से निकला था। उसके बाद वो दोनों सफर तय करने लगे। अमतल एक निहायत खूबसूरत लड़की थी और वो साहिल की मोहब्बत भी थी। साहिल और वो दोनों चोरी छुपे घर से अपने दोस्त के वहाँ जा रहे थे। पहले उन्होंने बाजार से गिफ्ट खरीदे अपने दोस्त और उसकी बीवी बच्चों के लिए। उसके बाद वो रवाना हुए तो रास्ते में अचानक उनकी बाइक पंचर हो गई और पंचर बनवाने के लिए उन्हें दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं दिख रही थी। उसके बाद साहिल को ऊंचे ऊंचे झाड़ों के बीच एक गुंबद दिखाई दिया जो किसी दरगाह किसी मजार का था। साहिल ने जैसे ही वो गुंबद देखा तो उसके दिल में एक रोशनी फूटी। उसने सोचा कि हो सकता है वहां पर लोग मौजूद होंगे जो कोई ना कोई हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई पंचर की दुकान नहीं थी। उसने अमतल को जैसे तैसे राजी किया कि वो दरगाह के अंदर अकेला जाएगा और अमतल उसकी गाड़ी के पास खड़े रहे। अमतल घबराई, लेकिन बाद में साहिल की तसल्ली दिलाने पर वो भी राजी हो गई। उसके बाद साहिल मुड़ता मुड़ता देखते देखते उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। ये एक बहुत ही पुराना और कदीम कब्रिस्तान था जिसमें बहुत बेशुमार पुरानी कब्रें थी जिन पर जर्रात और टूटे घड़े पड़े हुए थे। उसके बाद न जाने कहां अमतल झाड़ों के बीच छुप गई और अमतल की नजर से साहिल भी ओझल हो गया, क्योंकि इनके बीच की दूरी अब बढ़ गई थी। उसके बाद साहिल उस दरबार के आगे पहुंचा। उसने देखा कि 400 कब्रों के बीच ये 4 किनारों वाली एक दरगाह बनी हुई थी, जो दरगाह एक ऊंचे चबूतरे पर वाक़ई थी। मशरिकी जानिब 2 परचे कमरे थे, एक टूटा फूटा छपरा भी था। शहतूत के 2-3 पेड़ों की छांव में 3 चारपाइयां बेतरतीब ही बिछी हुई थी और उसने वहां पर देखा कि 3-4 मर्द वहां मौजूद थे, लेकिन वो भी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वहां पर बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे। 2 ईंटों को रखकर एक अधेड़ उम्र की औरत डेगची पर चाय बना रही थी। 2 बच्चे वहीं पास में खेल रहे थे। उसके बाद साहिल को करीब आता देखकर सब के सब लोग उसकी तरफ ही मुतवज्जा हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे वो साहिल को ऐसे देख रहे थे जैसे साहिल कोई चोर उचक्का हो। साहिल ने अपनी परेशानी का बताकर उन लोगों से मदद चाही। उसने अपनी पूरी परेशानी उन लोगों के सामने रखी कि मैं किस किस तरह से जा रहा था, मेरी गाड़ी पंचर हुई और किस तरह से मुझे मदद चाहिए। उन लोगों ने बताया कि यहाँ से 3 मील मशरिक की जानिब में एक बस्ती है और वहीं पर पंचर लगाने की सहूलत भी मौजूद है। मतलब तुम्हें यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी, ये उन लोगों का सीधा सीधा सिद्धांत था। उसके बाद उन्होंने बताया कि या फिर 5 मील दूर भी नहर की छाल पर एक पंचर की दुकान है, वहां तुम्हारी मदद हो सकती है। उन लोगों ने कहा हम यहाँ पर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और हम कर भी क्या सकते हैं, बाइक को तो पंचर की दुकान पर ही पहुंचाना पड़ेगा और पंचर बनाने वाला भी उसका पंचर बना सकता। हमारे पास तो यहाँ ना कोई सहूलियत है और ना ही कोई इक्विपमेंट्स। उस उधेड़ उम्र के शख्स ने साहिल को सारी बातें बनाकर उसको सवालिया निगाहों से देखा। तभी साहिल बोला, देखिए मेरे साथ एक खातून भी है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारी बाइक किसी भी तरह करीबी किसी मैकेनिक के पास या पंचर बनाने वाले के पास पहुंचा दें तो हम आपको इसका मुआवजा भी देंगे। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी फ्री में मदद मांग रहा हूँ, हम आपको इसके लिए पैसे भी दे देंगे। साहिल ने जब उन्हें ये पेशकश की तो वो सभी लोग चौंक गए। तभी उनमें से एक शख्स बोला, 100 का नोट लगेगा, बाइक पहुंच जाएगी तुम्हारी दुकान तक। एक 17 बरस के छोकरे ने डिमांड करते हुए साहिल से कहा था। साहिल ने खुश होकर उस लड़के को कहा, ठीक है, चलो ठीक है, मैंने ये शर्त मानी, चलो तुम मेरे साथ चलो। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने साहिल से पूछा, बाबू कहाँ जाना था आप लोगों को वैसे? साहिल ने बताया, दरअसल हम शहर के रहवासी और शहर से आ रहे थे और बंगला माचीवासी में जा रहे थे कि अचानक से रास्ते में चलते चलते हमारी बाइक पंचर हो गई। तभी वो अधेड़ उम्र का शख्स बोला, वो बंगला तो यहाँ से करीब है, लेकिन उधर हमें पंचर की दुकान या पंचर का समाधान नहीं मिल पाएगा। उस उधेड़ उम्र के शख्स ने इतना कहा और उसके बाद वो हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। तभी वो बोली, ध्यान से जाना कुबे, चादर भी ले ले, बहुत गर्मी है, तेरा तो हश्र ही हो जाएगा वहां। तो वो बोला, कुछ नहीं होता अम्मा बाबा, मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा हमेशा का काम हो चुका है ये तो। लड़के का नाम शादिया कूब था, जो उसे कुबे के नाम से पुकारा जा रहा था। उसने चारपाई के नीचे से अपना पुराना सा जूता निकाला, सर पे साफा ओढ़ा और साहिल को अपने ताकुब में आने का इशारा कर दिया। वो दरगाह से गुजरकर कब्रिस्तान में चकराती हुई एक राह गुजर नहर के पास से गुजर रहे थे। वो कोई 10 बजे का वक्त होगा, मगर लग तो ऐसा रहा था जैसे सूरज सर पर आ पहुंचा है। इतनी ज्यादा शदीद गर्मी और इतनी तेज धूप थी। साहिल कुबे की ताकुब में था, तभी दोनों परिंदों की चहकार पर अचानक ताज्जुब से देखने लगे और उन्होंने जब शुमाल मगरिबी की तरफ देखा तो उन्हें एक अजीब सा मंजर दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि ऊंचे लंबे कद की एक औरत वहां पर मौजूद थी जिसने काला सियाह लिबास पहन रखा था। उसके सर के खुले हुए बाल उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। वो सर उठाए नन्हे नन्हे से कदम बढ़ाती हुई मशरिक की तरफ बनी हुई कब्रों के पास से
हमारी तरफ आगे बढ़ रही थी और 8-10 लालियां यानी कि मैना चिल्लाती हुई उसके सर के इर्द गिर्द उड़ते हुए उसके साथ साथ ही आगे आ रही थी। कुबे के कदम तो वहीं पर जम गए। साहिल भी घबराते हुए उसे वहीं से खड़े खड़े देखने लगा। ये मैनाएं तो सांप को देखकर चिल्लाती हैं या फिर किसी पुरस्कार चीज को देखकर ये वावेला खड़ा कर देती हैं। साहिल बाबू, तुमने कभी जिन्नात वगैरह देखे हैं या नहीं? कुबे ने धीमी आवाज में साहिल से पूछा था। साहिल ने कहा, नहीं तो मैं ऐसी चीजों पर यकीन भी नहीं करता और मैंने देखे भी नहीं है। तो कुबा कहने लगा, तो फिर साहिल तुम सामने देख लो, तुम्हें जीती जागता मंजर दिखा रहा हूँ। बल्कि आओ हम तो उस झाड़ी के पास बैठ जाते हैं। ये जिनजादी काफी बरसों से इस कब्रिस्तान में रहती है। आओ तुम्हें ऐसा मंजर दिखाते हैं जो उनसे पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। बहुत कम ये अपनी जाहिरी शक्ल में आती है। अब क्या है, शरीर दोपहरी का वक्त है ना, और शरीर गर्मी भी मौजूद है, तो ये इस रूप में निकली है बाहर। इससे पहले मैंने एक दिन शाम को इसे झाड़ियों की ओट में से देखा था, जब भी ये बड़ा खतरनाक रूप लेकर आई थी। और उसके बाद मैं आज इसे साफ साफ देख रहा हूँ, वो भी तुम्हारे साथ साहिल। वो दोनों झाड़ियों की आड़ में गए और उसके बाद उस जिनजादी की तरफ ही झांक रहे थे। इन दोनों के हलक प्यास की शदीद से और घबराहट से अब सूख चुके थे। दोनों का जिस्म पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। साहिल का तो अब जैसे गला ही सूख चुका था। कुछ 5-10 कदम आगे जाकर वो जिनजादी अचानक से रुक गई और जुनूबी जानिब सर उठाकर उसने जुनूबी कोने की जानिब तक, मशरिक की जानिब तक पूरा जायजा लिया। और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो चेहरे पर बालों से छुपा हुआ उसका चेहरा जर्दी रंग का था और उसकी आंखें इतनी चमकदार थी जैसे ऐसा लग रहा था दिन में भी जुगनू चमक रहे हों और जो उसकी आंख के अंदर हो। फिर अचानक उस जिनजादी की निगाह सीधी सीधी उस जगह पर आकर रुक गई जहां पर साहिल और कुबा दोनों छुपे हुए थे। कुबा ने तभी साहिल से कहा, इधर ही देख रही है वो जिनजादी, जल्दी से अपना सर नीचे झुका लो। साहिल भी अब खौफ से अधमुआ हो रहा था और कुबा भी अच्छा खासा डरा हुआ था। उन दोनों ने अपना सर नीचे झुका लिया। साहिल अमतल की फिक्र में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। फिर उसके बाद दोनों ने चोर सी नजरों से उधर की तरफ झांका तो उस जिनजादी की अब उन्हें पुश्त नजर आ रही थी। अब वो शहर की जानिब जा रही थी और फिर उसके बाद एक ही लम्हे में वो किसी छलावे की तरह वहां से गायब भी हो गई। कुछ लम्हे जब सुकूत में गुजर गए तो वो दोनों साहिल और कुबा एक साथ उठे। उस जिनजादी के चले जाने के बाद भी कुछ लम्हे तक बुलंद आवाज में वो मैनाएं चिल्लाती रही, चीखती रही और फिर नहर के पेड़ों के करीब ही उड़ गई। उफ मेरे खुदा, ये बहुत ज्यादा जालिम होती है साहिल। जिनजादी जिससे चिमट जाए उसकी फिर वो जान नहीं छोड़ती है साहिल। तुम्हें मालूम नहीं कि ये कितनी खतरनाक मखलूक और कितनी खलाई मखलूक होती है। कुबा ने आगे बढ़ते हुए साहिल को सारी बातें बताई। साहिल उसकी बातें तो सुन रहा था लेकिन उसकी ज्यादातर तवज्जो अपनी अमतल की तरफ ही थी। जहां पर अमतल उसका अकेले उसकी गाड़ी के पास खड़े होकर इंतजार कर रही थी, साहिल का पूरा ध्यान उधर ही था। उसका ध्यान बातों से हटकर अमतल की तरफ बार बार जा रहा था। जैसे जैसे साहिल आगे बढ़ रहा था लेकिन अमतल उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वो एड़ियां उठा उठाकर झाड़ियों के ऊपर से आसपास से अमतल को बार बार तक रहा था और अब उसके हवासों पर जिनजादी का खौफ भी छाया हुआ था। और अब साहिल बार बार उधर की तरफ ही पलटकर देख रहा था जहां थोड़ी देर पहले उसने उस जिनजादी को देखा था। कितना पुरस्कार लम्हा था, कितना पुरस्कार मंजर था और उसके चलने का अंदाज तो पूछो ही मत। कितनी खतरनाक और कितनी भयानक लग रही थी यार वो। उसके पांव तो चल रहे थे रिमोट से कोई इंसानी मुजस्समा उसे हरकत करवा रहा हो। और जरा देर बाद ही कुबा और साहिल दोनों नहर के किनारे आ पहुंचे। लेकिन अब वो दोनों हैरान थे क्योंकि साहिल को अमतल कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।